एक सूखी झाड़ी के पीछे एक साधु बैठा हुआ था। एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। अब तुझे एक बैल का रूप मिलेगा। ओम। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक रहस्यमयी रंग बिरंगी रोशनी हवा में फैलने लगी। अगले ही क्षण उस परछाई की जगह एक बैल खड़ा था। अब तू एक जादुई बैल है और तेरा अभिशाप ही इस धरती की भलाई बनेगा। अब तेरी नियति में केवल कड़ी मेहनत ही है, क्योंकि जब तक तुझसे कड़ी मेहनत करवाई जाती रहेगी तब तक तेरा जादू कायम रहेगा, क्योंकि तू एक जादुई बैल है। इस घटना के कुछ दिन पहले मंगलू अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी वहां बल्लू नाम का एक व्यक्ति आ गया जो उसी गांव का था। अरे ओ मंगलू, अरे मंगलू, अरे भाई मंगलू, तुम यहाँ अपने खेत में हल चला रहे हो और वहाँ तुम्हें ठाकुर बुरा भला बोल रहा है। भाई हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझको बुरा भला क्यों बोल रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने उससे कर्ज लिया था जो कि मैं चुका नहीं पाया। अरे लेकिन इस फसल के कटने के बाद मैं उसका पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। अरे वो सब बाद में देखना मंगलू भाई, अभी तुमको ठाकुर ने अपने घर में बुलवाया है। चलो मंगलू, तुरंत काम छोड़कर ठाकुर की हवेली की ओर चला गया। ठाकुर अपने पुत्र अर्जुन के साथ बैठा था। तभी मंगलू वहां पहुंचा। आइए आइए आइए, इस गांव के सबसे बड़े किसान मंगलू जी, स्वागत है आपका। कर्ज तो लिया, वापस नहीं किया, बताइए क्यों नहीं किया? मुझको क्षमा कर दो ठाकुर साहिब। अब देखो, आप तो जानते हैं कि पिछली बार मेरी फसल में अचानक से कीड़े लग गए और वो खराब हो गई। इसी वजह से गांव में और भी बहुत सी उधारी मुझ पर चढ़ गई है। लेकिन इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी। मैं तुम्हारी पूरी रकम चुका दूंगा। ये सुनकर ठाकुर का बेटा अर्जुन हंसने लगा। अरे वो तो तुम तब चुका पाओगे जब खेत तुम्हारा रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ। अगर शाम तक तुम मेरा कर्ज सूझ समेत वापस नहीं करते तो फिर अगले दिन तुम्हें अपने खेत पर काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा खेत हमारा हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ना करिए छोटे मालिक, सुनिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वही खेत बस तो है मेरे पास। ऐसा ना करिए मालिक, ना करिए। अरे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर अर्जुन ने अपने नौकरों से कहा, सुनो रे, उठाकर इसको धक्के मारकर बाहर निकाल दो इस गरीब को। साला भिखारी कहीं का, निकालो इसको। नौकरों ने मंगलू को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। मंगलू नम आंखों से अपने घर लौट आया। घर पर मंगलू को रोता हुआ देख उसकी पत्नी बिरेखा घबरा गई। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मंगलू ने सारी घटना बताई और कहा, ठाकुर के बेटे ने शाम तक का वक्त दिया है। अगर शाम तक उसे उसकी रकम सूद समेत ना चुकाई तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा। ये सुनकर बिरेखा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, अगर हमारा खेत ही ठाकुर के कब्जे में चला गया तो फिर हम तो भूखे मर जाएंगे। अब क्या होगा? अरे यही तो सोच कर मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे लगता है कि आपको गांव के प्रधान से मदद मांगनी चाहिए। प्रधान एक अच्छा व्यक्ति है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। मैं उसके पास जाता हूँ। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा नहीं, तुम यहीं पर रहो और अपनी माँ का ख्याल रखो। मैं अभी होकर आता हूँ। इतना कहकर मंगलू सीधा प्रधान के घर चला गया। मंगलू को देखकर प्रधान चौंक गया। अरे तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है मंगलू? इससे पहले तेरा चेहरा कभी इतना बुझा तो नहीं देखा। मेरी मदद कीजिए प्रधान जी, मदद कीजिए। हाँ, बता क्या हो गया? अब देख, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, बता। मैंने ठाकुर से कर्ज लिया था, लेकिन जब चुकाने का समय आया तो मेरी फसल में कीड़े लग गए। सारा गांव इस बात को जानता है और मुझे बिल्कुल भी आमदनी नहीं हुई है। इसी वजह से गांव में और लोगों की भी मुझ पर उधारी चढ़ गई है। तो मैं ठाकुर का कर्ज नहीं चुका पाया। लेकिन अब ठाकुर के बेटे अर्जुन ने मुझे धमकी दी है कि शाम तक उसे उसकी रकम वापस चाहिए, वरना वो मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा। प्रधान जी। ये सुनकर प्रधान चौंक गया और गुस्सा हो उठा। अरे ये ससुरे, ठाकुर से ज्यादा तेज तो उसका बेटा चलता है। एकदम नेता बनकर आगे चलता है। ठाकुर ने अपने बेटे अर्जुन को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है।
अर्जुन ठाकुर से कहीं ज्यादा चतुर और चालाक है। ठीक है, लेकिन तू चिंता मत कर, तू घर जा। मैं ठाकुर की हवेली पर जाकर उससे बात करके देखता हूँ। तेरे लिए जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। ठीक, जा तू। प्रधान सीधा ठाकुर की हवेली पर पहुंचा। ठाकुर अपने बेटे अर्जुन के साथ बैठा था। लगता है कि तुम मंगलू की हिमाकत करने के लिए यहाँ पर आए हो। मंगलू रोता हुआ तुम्हारे पास गया होगा, है ना? तुमने बिल्कुल सही पहचाना ठाकुर भैया। अब देखो, तुम तो जानते हो कि मंगलू शाम तक वो कर्ज नहीं चुका सकता और उसके खेत के अलावा उसके पास और कुछ तो है नहीं। अगर वो खेत गया तो भाई वो जीते जी मर जाएगा और उसका परिवार भूखा मर जाएगा। अब यह सब कुछ तो उसे कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं गांव का प्रधान हूं अर्जुन, तुम्हारे पिता की उम्र का हूं बेटा। देखो बेटा, मेरे लिए कम से कम मंगलू को कुछ मोहलत तो दे दो। मेरी बात का मान रख लो। अगर वो मोहलत तक कर्ज नहीं चुका पाएगा, फिर तुमसे जो करते बने, जो बन पड़े सो करो, हम नहीं रोकेंगे। ठाकुर और अर्जुन एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद अर्जुन प्रधान की ओर देखकर बोला, ठीक है प्रधान जी, हम आपके बुढ़ापे का सम्मान करते हैं, इसीलिए आपका मान रख लेते हैं। मैं मंगलू को 1 माह की और मोहलत देता हूँ, लेकिन इस 1 माह तक मंगलू के बेटे भोलू को हमारे खेत में काम करना होगा और यह मेरी दी हुई रकम की 1 माह की ब्याज होगी। ठीक है? अब अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, कल से मंगलू का बेटा भोलू तुम्हारी हवेली में आ जाएगा। ठीक है? इतना बोलकर प्रधान वहाँ से चला गया। प्रधान सीधा मंगलू के घर पहुँचा। देख भाई मंगलू, मैं बड़ी मुश्किल से ठाकुर को राजी कर पाया हूँ, लेकिन ठाकुर का बेटा तो क्या कहूँ, बड़ा ही मक्कार है। 1 नंबर का मक्खी चूस है। उसने बड़ी ही चतुराई से मजबूरी का फायदा उठाया। वो चाहता है कि तुम्हारा बेटा भोलू 1 महीने तक उसके खेतों में काम करे और तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर उसकी रकम चुकानी होगी। हाँ, अरे प्रधान जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो जानते हैं कि ठाकुर का बेटा अर्जुन कितनी बेदर्दी से किसानों के बेटों से काम करवाता है। ना तो वो उन्हें कुछ खाने को देता है, ना कुछ पीने को देता है। प्रधान जी, मेरा बेटा तो 1 महीने में मर जाएगा उसके यहाँ। क्या कहूँ, और कोई चारा नहीं है मंगलू। चलो अब मैं चलता हूँ, राम राम। इतना कहकर प्रधान वहाँ से चला गया। मंगलू फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ भोलू आ गया। पिताजी पिताजी, आप अपने कीमती आंसू मत बहाइए। मैं जमींदार की हवेली चला जाऊंगा और मेहनत से काम करूंगा। तब तक आप फसल पर ध्यान दीजिए और जितनी जल्दी हो सके जमींदार का कर्ज उसके मुंह पर मार दीजिए। अपने बेटे की हिम्मत देखकर मंगलू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन मंगलू का बेटा भोलू प्रधान के साथ हवेली पहुंचा। याद रखना, तुम 1 महीने के लिए मेरे गुलाम हो गुलाम, और तुमसे जो कहूंगा, जैसे भी कहूंगा, जितना भी काम करवाऊंगा वो तुम्हें करना होगा। चलो जाओ, जाकर खेत में काम करने के लिए लग जाओ। अरे जाओ। भोलू चुपचाप वहाँ से चला गया। अर्जुन, देखो बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। बच्चा है बेचारा, 17 ही वर्ष का तो है अभी। ठीक है? हाँ हाँ, चलो चलो जाओ। प्रधान जी, बहुत हो गया, तुम्हारी बात का मान रख लिया मैंने, यही बहुत समझो। नहीं तो आज मैं मंगलू के खेत पर कब्जा कर लेता। चलो राम राम, जाओ। प्रधान वहाँ से चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। भोलू 17 वर्ष की आयु में ही मेहनत से खेत में काम करने लगा। तो वहीं मंगलू पूरी मेहनत और लगन से अपनी फसल उगाने में जुट गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ठाकुर अपने बेटे अर्जुन से बोला, हाँ बेटा अर्जुन, मंगलू जिस तरह से मेहनत कर रहा है, मुझे लगता है कि वो अच्छी फसल उगाने में कामयाब हो जाएगा और हमारा कर्ज भी चुका देगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, पर वह ऐसा करने में कामयाब हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी पिछली बार की फसल पर कीड़े लगे नहीं थे, बल्कि लगवाए गए थे। अरे मैंने ही तो लगवाए थे। क्या मतलब? दरअसल उसकी फसल पर मेरे ही इशारे पर हमारे आदमियों ने खराब औषधि फेंक दी थी, जिससे कि उसकी फसल पर कीड़े लग गए और वो खराब हो गई। यह सुनकर ठाकुर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बड़ा ही चतुर है रे तू तो। ठीक है, तो इस बार भी तू यही करेगा क्या? इस बार तो उससे भी ज्यादा करूंगा। इस बार मैंने सोचा है कि उसके खेत पर भी खराब औषधि फेंककर उसकी फसल खराब करवा दूंगा और फिर उसके बैल पर भी कब्जा कर लेंगे। बैल के बिना वह खेती कैसे करेगा? उसे अपना खेत हमारे नाम करना ही पड़ेगा और फिर उसके बाद मंगलू बेरोजगार हो जाएगा। फिर उसके पुत्र के स्थान पर उसे और उसकी पत्नी को भी अपने खेतों पर काम पर लगा देंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। वाह मेरे बेटे वाह,
तो बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है। तेरे दिमाग का जवाब नहीं, जबरदस्त, शानदार, मजा आ गया। कुछ दिनों में मंगलू की फसल पककर तैयार हो गई, मगर मंगलू नहीं जानता था कि अर्जुन के दिमाग में क्या चल रहा है। मंगलू अपनी फसल को देखकर बिरेखा से बोला, हाँ देखो बिरेखा, सब तैयार है। अब बस कल इस फसल को काटकर राज्य में बेचेंगे और फिर ठाकुर को उसकी रकम चुका देंगे और फिर भोलू हमारे पास आ जाएगा, उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ। मगर अगले दिन जब मंगलू फसल काटने गया तो देखा कि उसकी फसल पर कीड़े लग चुके थे और वो खराब हो चुकी थी। मंगलू अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद मंगलू और बिरेखा रोते हुए गांव के प्रधान के पास पहुंचे और सारी घटना उसे बताई। अरे हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम्हारे फसल में ही कीड़े क्यों लग रहे हैं। अब तो मुझे शक होने लगा है कि तुम्हारे फसल में कीड़े लगे नहीं बल्कि लगवाए जा रहे हैं। हाँ, वो कैसे प्रधान जी? अब तुम ही बताओ, जब कीड़े लगते हैं तो गांव के सारे किसानों की फसल पर लगते हैं ना, लेकिन तुम्हारी ही फसल पर कीड़े लगना इस बात का संकेत है कि जरूर ठाकुर का पुत्र अर्जुन, उसके दिमाग में कोई गंदी योजना चल रही है। वो नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से उसका कर्ज चुका सको ताकि वो तुम्हारा खेत हथिया सके और तुम्हें भी तुम्हारे बेटे की तरह गुलामी की भट्टी में झोंक सके। यह सुनकर मंगलू फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या होगा प्रधान जी? अब तो बर्बाद हो गए। अच्छा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इस बात का शक जरूर है। फिर भी मैं तुम दोनों से यही कहूँगा कि हिम्मत मत हारो। ये समय बुरा समय है, कट जाएगा। भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। भगवान से उम्मीद रखो। कुछ देर बाद मंगलू अपनी पत्नी बिरेखा के साथ अपने घर वापस लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा तभी वहां अर्जुन आ गया। मैं अपनी रकम वापस लेने आया हूँ मंगलू, लाओ। छोटे मालिक, इस बार की फसल भी कीड़े लगने की वजह से खराब हो गई। मेरा भारी नुकसान हो गया। तो अब तुम क्या करोगे मंगलू? नहीं समझ में आ रहा, क्या करें? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, समझने वाली बात यह है कि अब तुम्हारे पास चुकाने के लिए धन नहीं है। मजबूरी में मुझे तुम्हारा खेत लेना पड़ेगा, यह तुम्हें समझना है। अब बस। तभी वहां प्रधान आ गया। अब अर्जुन, देखो भाई बेटा, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें मंगलू को और समय देना होगा। अगर तुम्हें इस पर विश्वास नहीं तो तुम स्वयं देख लो अपनी आंखों से। मंगलू की फसल पर कीड़े लग चुके हैं और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब इसमें मंगलू का क्या दोष, बताओ भला? अर्जुन कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। ऐसा है, मंगलू का क्या दोष? ठीक है, जब इसका दोष ही नहीं है तो प्रधान जी, तुम्हारे कहने पर मैं एक बार फिर से इसको मोहलत दे देता हूँ, लेकिन इसे फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है छोटे मालिक, अब क्या चुकाऊं? एक बेटा था, वो भी आपकी हवेली में काम पर लग गया। कुछ नहीं है मेरे पास। तेरे पास है तेरे बैल जिससे तू खेत जोतता है। अब वो बैल मेरे होंगे। हाँ। अरे मालिक, आप बैल ही ले जाएंगे तो फिर मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? ऐसा ना करे मालिक, ऐसा ना करे। अब तू खेती कैसे करेगा? वो तेरी समस्या है, मेरी नहीं। अब तो बैल मेरे हो गए, बात खत्म। इतना कहकर अर्जुन मंगलू के बैल ले गया और अपनी हवेली की ओर चला गया। अर्जुन हवेली में पहुंचा, ठाकुर वहीं बैठा था। मेरे बेटे, मुझे एक बात समझ में आ नहीं रही। देखो भाई, हम चाहते तो सीधे मंगलू के खेत पे कब्जा कर सकते थे। अब फिर इतना नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? पिताजी, शायद आप जानते नहीं हैं, अगर हम सीधे तौर पर मंगलू के खेत पर कब्जा करते तो गांव वाले मन ही मन हमारे खिलाफ हो जाते, और अभी या भविष्य में कभी भी अगर शिकायत राजा के यहाँ पहुंची तो दोषी तो हम ठहराए जाते। इसीलिए मैं मोहलत पर मोहलत देता हूँ, ताकि भविष्य में गांव का कोई भी व्यक्ति हमारी शिकायत राजा से करे तो हम आसानी से बच निकले। यह सुनकर ठाकुर मुस्कुराने लगा। मजा ला दिया बेटे तूने तो। तेरी बुद्धि का तो मैं कायल हो गया। तुमने तो मंगलू के हाथ ही काट दिए। अब भैया, बिना बैल के वो खेत कैसे जोतेगा? पिताजी, अब कुछ दिन बाद मंगलू हाथ जोड़ते हुए स्वयं अपनी मर्जी से अपना खेत मजबूरी में हमारे नाम कर देगा। इतना कहकर अर्जुन कहीं जाने की तैयारी करने लगा।
अरे बेटा, आप कहाँ जा रहे हो वैसे? काफी दिनों से शिकार पर नहीं गया पिताजी, इसीलिए मैं शिकार करने जंगल जा रहा हूँ। कुछ दिनों में लौटूंगा। ठाकुर मुस्कुराने लगा क्योंकि अक्सर अर्जुन शिकार के लिए जंगल में कुछ दिन ठहरता था। अर्जुन शिकार करने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। मंगलू अपने खेत में बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। तभी वहां पर उसकी पत्नी बिरेखा आ पहुंची। रोने से क्या होगा? अरे अब तुम ही बताओ बिरेखा, मैं खेत की जुताई कहाँ से करूं? हमारे पास तो बैल ही नहीं है। अरे गरीब की कोई भी मजबूरी नहीं समझता, बल्कि सब उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसा कि ठाकुर का बेटा अर्जुन उठा रहा है। क्या कहूं अब मैं। इतना कहकर मंगलू वहां से उठकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर मंगलू रोने लगा। तभी एक भारी आवाज उसके कानों में टकराई। क्यों रो रहे हो तुम? मंगलू पीछे मुड़ा तो देखा एक साधु रहस्यमयी अंदाज में उसे देख रहा था। अरे जाइए साधु महाराज, जाइए, मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। मुझको रोने दीजिए, रोने दीजिए। चिंता मत करो, अपना दुख और तकलीफ मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। मंगलू रोते हुए सारी घटना साधु को सुनाने लगा। अरे क्या कहूँ, पहले अर्जुन ने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया, अब मेरे बैल ले गया। अब ऐसे मौके पे क्या फायदा, ना मैं खेती कर सकता, ना कुछ काम कर सकता। कैसे जो तुम्हें अपने खेत। हम बस इतनी सी बात, वो सामने तो देखो। मंगलू की नजर सामने पड़ी तो एक बैल खड़ा था जो विचित्र रोशनी से चमक रहा था। इस बैल को ले जाओ, ये कोई मामूली बैल नहीं है, बल्कि चमत्कारी बैल है। और हाँ, इसे बिना बीज के खेत में ले जाकर जुताई करना और फिर चमत्कार देखना। ले जाओ। हाँ, बिना बीज के। लेकिन ध्यान रखना, इस बैल से तुम्हें बराबर मेहनत करवानी पड़ेगी। ये भले ही जादुई बैल है, लेकिन ये आलसी भी है, इसीलिए ये नाटक करेगा, आवाज करेगा, बैठ जाएगा। अगर तुम इसको डांटते नहीं, हड़काते नहीं, तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। हाँ, तो साधु महाराज, ये जादुई बैल है। हाँ, और जब ये अपना चमत्कार दिखाने लगे तब तुम धनवान बन जाओगे। लेकिन याद रखना, कभी अपनी गरीबी को मत भूलना और हमेशा गरीबों की मदद करना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। मंगलू खुशी से भर गया और बैल को लेकर अपने गांव की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही बिरेखा ने उस विचित्र बैल को देखकर चौंकते हुए पूछा, ये बैल कहाँ से उठा लाए? मंगलू ने पूरी घटना बिरेखा को सुनाई। साधु महाराज ने सिर्फ एक बैल दिया, एक बैल से पूरा खेत कैसे जुतेगा? अब देखो, मैं कैसे भी जुगाड़ करके खेत जोत लूंगा बिरेखा। साधु महाराज ने कहा है ये चमत्कारी बैल है। ये बैल कितना चमत्कारी है, ये तो समय ही बताएगा। अगले दिन मंगलू अपनी पत्नी बिरेखा के साथ बैल को लेकर खेत में पहुंचा और बिना बीज के खेत जोतने लगा। कुछ देर बाद बैल एक ओर बैठ गया और जोर जोर से आए बाएं करने लगा। तभी मंगलू ने एक मोटा डंडा उठाया और बैल की पिटाई कर दी। नहीं मानेगा तेरी तो है। अरे आपको क्या हो गया? बैल को इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो? अरे क्या कहूँ बिरेखा, सही बताऊं तो मारते हुए हमको भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन साधु महाराज ने यही कहा था कि अगर तुम इसे डांटोगे नहीं तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। और मत भूलो बिरेखा, ये एक जादुई बैल है, कोई साधारण बैल नहीं। अगर साधारण होता, राम 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 राम, मैं कभी नहीं मारता। चल ए चल। इतना कहकर मंगलू फिर से बैल को हाँकने लगा। बैल ने बड़ी मेहनत से बिना बीज के जमीन जोतना शुरू कर दिया। मंगलू सुबह से शाम तक बैल से खड़ी मेहनत करवाता रहा। अरे अब तो इसे आराम करने दो। हाँ, तुम सही कह रही हो। मंगलू बैल को अपने घर ले आया और बांध दिया।
अगली सुबह मंगलू और बीरेखा जब खेत पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। सामने फसल पकी हुई खड़ी थी। अरे बीरेखा चमत्कार हो गया। सही कह रहे हो। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है। हाँ चलो, अब इस फसल को काटकर राज्य में बेचते हैं और सबसे पहले अपना कर्जा चुकाकर अपने बेटे भोलू को ठाकुर के झंझट से छुड़ाते हैं। चलो। मंगलू अपनी पत्नी के साथ खेत की फसल काटकर उसे राज्य में बेच आया। अगले दिन वो सीधे ठाकुर की हवेली पहुंचा। हाँ ये लीजिए ठाकुर, तुम्हारा धन सूद समेत चुका दिया। लाओ भैया, अब हमारा बेटा हमको वापस कर दो साहब, लाओ। जमींदार बुरी तरह चौंक पड़ा। हे, अरे तूने इतना जल्दी धन का इंतजाम कैसे कर लिया रे? अरे जहाँ तक मैं जानता हूँ तेरे बैल भी तो मेरे ही कब्जे में हैं। ये क्या किया तूने? ठाकुर साहब देखो, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैंने कैसे क्या किया। आपको आपकी रकम सूद समेत मिल गई। बस अब हमको हमारा बेटा वापस दे दो। लाओ। ठाकुर के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने भोलू को मंगलू और बीरेखा के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद मंगलू रोज रात उस जादुई बैल को लेकर खेत में हल जोतता और अगली सुबह खेत पे लहलहाती फसल तैयार मिलती। मंगलू वो फसल राज्य में अच्छे दामों पर बेच आता। कुछ ही दिनों में मंगलू के दिन बदल गए। उसके टूटे फूटे घर की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी हो चुकी थी और मंगलू अब गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। एक दिन मंगलू अपनी हवेली में बैठा था, तभी प्रधान वहां आ पहुंचा। अरे प्रधान जी, आइए आइए। राम 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 राम। आपको अपनी हवेली पर देखकर खुशी हुई। हमको आज भी याद है प्रधान जी, हमारे बुरे समय में अगर कोई साथी था तो वो आप थे। मंगलू, हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो गए। अच्छा देखो, मैं तुमसे एक खास बात करने आया हूँ। हाँ हाँ कहिए ना, कैसी बात? मंगलू, अब तुम इस गांव में ठाकुर के बाद सबसे धनवान व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें उन गरीब किसानों की मदद करनी चाहिए जो ठाकुर के कर्ज के चंगुल में फंसे हुए हैं। करोगे मदद? क्या कहते हो? वैसे आप सही कह रहे हैं प्रधान जी। ठीक है, मैं आज ही इस बारे में सोच रहा था। इतना कहकर मंगलू ने ढेर सारा धन प्रधान को दे दिया। तो प्रधान जी ये लो, आप इसे आप उन गरीब किसानों में बांट देना, ठीक है? और उन सबको ठाकुर के चंगुल से मुक्त करवा देना। अरे वाह 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 वाह। लेकिन मंगलू, अगर ये धन तुम अपने हाथों से किसान को दोगे तो तुम्हारा नाम होगा, गांव वाले तुम्हारा और अधिक सम्मान करेंगे। लेकिन प्रधान जी, ना तो मुझे नाम चाहिए ना सम्मान। इस गांव के प्रधान आप ही थे और आप ही रहेंगे। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मेरे बुरे समय में आपने कैसे मेरा साथ दिया था। प्रधान मुस्कुराते हुए सारा धन लेकर चला गया। उस दिन के बाद ठाकुर के चुंगल में जो भी किसान फंसे हुए थे वह मुक्त हो गए। उनकी संतानें भी ठाकुर के खेतों से रिहा हो गईं। ये सब देखकर ठाकुर क्रोधित हो उठा और अपनी हवेली में गुस्से से टहलने लगा। तभी उसके दो साथी मोहन और सोहन वहां आ पहुंचे। अरे मेरे बेटे का कुछ पता चला? नहीं पता मालिक। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मालिक, जंगल का कोना कोना छान मारा, न जाने छोटे मालिक कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। ये अर्जुन कहाँ चला गया? कहाँ हो मेरे बेटे? बुरा ना मानिए मालिक, तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोल मोहन बोल। मालिक, अर्जुन भैया एक बात बता रहे थे कि उन्हें पूर्व नगर राज्य की रजनी महल वाली से प्रेम हो गया है। क्षमा चाहूंगा मालिक, लेकिन हो सकता है कि वो वहीं महल पर रुके हों। अगर कहें तो जाकर देख आते हैं। अरे अब उसका वक्त नहीं है। अर्जुन ने काफी समय निकाल दिया आने में। अब उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बदल गया है। अब जब वो लौटेगा तो देखेगा कि सब कुछ बदल चुका है। वो यही कहेगा कि मैं ठाकुर होकर भी कुछ ना कर पाया।